मॉनसून सत्र का आज आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है। आज 14वें दिन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच बात बनने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। जासूसी कांड से लेकर किसान कानूनों पर विवाद और टकराव लगातार कायम है। अभी तक अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष चर्चा की शुरुआत पेगासस जासूसी के मुद्दे पर करना चाह रहा है। विपक्ष के नेता जंतर मंतर जाकर किसानों को समर्थन भी दे चुके हैं। अब तक सत्र के कमोबेश सभी दिन हंगामे की भेंट ही चढ़े हैं। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आज देखिए हंगामे के पूरे आसार लग रहे हैं। आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है मॉनसून सत्र का। हर दिन मुद्दे बहुत हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में बातचीत नहीं बन पा रही है। कई दौर की बैठकें भी हुई हैं। बावजूद इसके मुद्दे जासूसी कांड, किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा, महंगाई बड़ा मुद्दा। विपक्ष चाह रहा है कि जासूसी कांड को लेकर यानी पेगासस को लेकर सबसे पहले चर्चा शुरू की जाए। विपक्ष यही चाहता है कि सरकार इस पर जवाब दे, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा हो रहा है कि हर दिन सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। और अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में अब तक कितने घंटे तय थे और कितने घंटे बर्बाद हो गए। पहले बात राज्यसभा की कर लेते हैं। देखिए कुल घंटे थे 84, लेकिन कितने घंटे काम हुआ वो भी बता रहे हैं। लोकसभा में भी देख लीजिए, उत्पादकता 14% और अब तक कितने दिन वो भी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा में कुल तय घंटे थे 84, सिर्फ 12 ही घंटे काम हो पाए। अंदाजा इस बात से लगाइए कि किस कदर मॉनसून सत्र में हर दिन सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कितने दिन काम होना चाहिए था, कितने दिन काम हुआ है। विपक्ष लगातार पेगासस, किसान, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष चाह रहा है कि इस पर चर्चा हो। तो 19 जुलाई जिस दिन संसद की मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, 13 अगस्त को सत्र का आखिरी दिन है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने बिल पेश हुए हैं, उनमें से कितने पास हुए हैं। तो पहले बात हम राज्यसभा की कर लेते हैं। अगर राज्यसभा में पेश हुए बिलों का जिक्र किया जाए तो वो भी आपको बताते हैं। लोकसभा में देखिए 15 बिल पेश हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए 12 ही बिल पास हो पाए हैं। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में 15 बिल पेश हुए हैं और पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 ही बिल पास हो पाए हैं। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला रही है और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पाखंड किया है, जिस तरह से लोगों के हितों के साथ धोखेबाजी की है, वो आज छिपी नहीं है और जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस हाशिए पे खड़ी हुई है। लेकिन एक बात तो दिखाई पड़ती है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी भी। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसका अहंकार और आज भी जो है वो एक्सीलेटर पे चल रहा है, वो भी जाएगा नीचे। हम तो चाहते हैं कि बहस हो। हमने कहा कि पेगासस पे भी बहस हो। ये पेगासस पे बहस नहीं चाहते। अब तो कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। वो भी एक बेलगाम बात है कि अब हम संसद में एक ऐसे विषय पे सवाल भी नहीं पूछ सकते। और उनका कहना यह है कि अब तो वो कोर्ट में चले गया है। कोर्ट में तो बोफोर्स भी था, तो सवाल रोज करते थे। कोर्ट में तो राफेल भी था, सवाल फिर भी होते थे। तो आज पेगासस पे सवाल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सरकार बेलगाम है। तो हम चाहते हैं कि संसद चले, हमारी भी बात सुने, हम उनकी भी बात सुने। बंगाल में खेला करने के बाद अब टीएमसी की नजर त्रिपुरा पर है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी लगातार त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। रविवार को भी अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा के दौरे पर थे। उनका यह दौरा काफी विस्फोटक रहा, जहां पर बीजेपी ने अगर विरोध प्रदर्शन किया, झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल भी हुआ है और इसी पर फिर अभिषेक बैनर्जी ने पुलिस स्टेशन में जमकर बवाल भी काटा। अभिषेक बैनर्जी ने जोर देकर कहा कि 1.5 साल के अंदर त्रिपुरा से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में टीएमसी वर्सेस बीजेपी का दंगल। लगातार अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। त्रिपुरा की अभिज्ञता क्या है? त्रिपुरा का किस तरह से? भाई आप देखिए, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, मोदी जी का डबल इंजन सरकार का क्या परिणय है त्रिपुरा में। लोगों के ऊपर सरेआम खुलेआम पुलिस के सामने हमला हो रहा है। मैं 2 बार त्रिपुरा आया नहीं कि दोनों बार
तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का गाड़ी तोड़ दिया गया है, उनके ऊपर पत्थर से, कील से, लोहे के रॉड से आक्रमण किया गया है। विप्लव देव को अगर लगता है ये किसी का बाप का जागीर है, त्रिपुरा के लोगों का है, बीजेपी का बाप का जागीर नहीं है। इनको अगर लगता है त्रिपुरा में हम अपना गुंडा राज चलाएंगे तो उनका कहानी खत्म हो चुका है। 1.5 साल में आप लिख लीजिए, जितना मेहनत करना है, जितनी ताकत लगाना है, जितना संघर्ष करना है, तृणमूल कांग्रेस करेगा और बीजेपी का सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। दो बार आए हैं, अभी लगातार मतलब आप आते रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू, लेकिन हंगामे के आसार यहां पर भी और हंगामे पर फिलहाल सख्ती है। 1161 शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, इनको असंसदीय करार दिया गया है। हैरत की बात यह है कि वेंटिलेटर शब्द पर भी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि कोरोना इंतजामों पर चर्चा में आरोप से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गुंडे, तानाशाही, जनसंघी शब्द बोलने पर भी पाबंदी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। लिस्ट में पप्पू पास हो गया, दादागिरी, चोर मचाए शोर, मिर्ची लग गई, दादागिरी, हत्यारे मंत्री की बहू ने आत्महत्या कर ली, शर्म करो, ये झूठ का पुलिंदा है, चमचा, भेदभाव, चापलूस, नौटंकी, पप्पू माई का लाल, मुक्का मारा, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। तो ये तमाम पाबंदियां इस बीच आज सत्र की शुरुआत। कई बार हम जिन शब्दों का चयन कर जाते हैं उससे देखने वाला निर्मल मन भी कई बार निराश होता है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा या लोकसभा ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर है। ईंट और गारों के, ईंट और गाज के भवन नहीं है केवल। इसलिए यहां प्रतिपक्ष को और सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का हक है। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, जोड़ देके, वजनदारी के साथ तीखे और मारक हमले हो सकते हैं। ये असंसदीय प्रथा प्रतीक, संसदीय प्रथा के रक्षक तो हम सभी हैं, हमें ये कभी नहीं भूलनी चाहिए बात। और आम जनता तो शायद सोच रही हो, मैं कोई आलोचना अपनी नहीं करना चाहता या अपने साथी की नहीं करना चाहता, ये आवश्यकता पड़ी ये एक पुस्तक लिखने की कि क्या असंसदीय है। ये अच्छा है, ये पुस्तक निकली, पर आम जनता तो सोच रही होगी नहीं, इनको सिखाने, दिखाने, पढ़ाने के लिए आप संसदीय के लिए पुस्तक निकाले, ये भी हमें इस पर सोचना पड़ेगा। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक संसदीय ज्ञान केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए थोड़ी है। संसदीय ज्ञान उन सब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को है जो करें। अगर वो प्रधानमंत्री के लिए बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बाहर और अंदर पत्रकार वार्ता लेकर या सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या देश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ खुलेआम गुंडागिरी, तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परंपरा का पालन करना हमारा ध्येय है, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। वो दिल्ली के संसद में अच्छा व्यवहार करेंगे, हम भोपाल के सदन में अच्छा व्यवहार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संसदीय और मर्यादित भाषा का ही उपयोग किया है, और मैं समझता हूँ शायद बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक हम इन सब चीज़ों से कुछ सीख ले लें, क्योंकि विधानसभा में इन सब बातों के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक प्रोफेशन कोर्स भी रखा है जिसमें इन सब बातों को बताए जाने की उम्मीद है। यूपी में सियासी रंग तेजी से चढ़ता जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर थे, जहां चुनावी माहौल का जायजा लिया, वहीं तैयारियों का रोडमैप भी तैयार हुआ है।
ये देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत है। ये 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल की तैयारी है। ये 2022 में लखनऊ की गद्दी की जंग है। यूपी का चुनावी बिगुल बज चुका है। नेता से लेकर कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अब 2022 के चुनावी दंगल की तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि लड़ाई उस लखनऊ की है जो दिल्ली की किस्मत तय करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूपी फतेह के रोड मैप की तैयारियों का जायजा लिया। आज आगरा में नड्डा अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिला अध्यक्ष और लोकल नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज पर सरकार की पीठ थपथपाई। किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी। किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत कितने फास्ट पड़ जाएगी। बहुत हमारे नजदीक लोगों को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया, इस सरकार तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल लखनऊ में जेपी नड्डा ने दौरे के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की लड़ाई पर मंथन किया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना है। कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया। नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। 4 घंटे लंबी चली बैठक में सभी विभाग के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर पहुंचे थे। लखनऊ आने से पहले मंत्रियों से 4 साल की कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई थी। अभी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा टला नहीं। देश में कोरोना के प्रोटोकॉल के अभी भी लागू हैं, लेकिन आम लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए, विधायक और नेता ही देख लीजिए, धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और इससे बाज नहीं आ रहे। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के जन्मदिन की पार्टी में किस तरीके से जश्न मना और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, जरा इन तस्वीरों में देखिए। कोविड की तीसरी लहर का खतरा है तो क्या हुआ? इसके लिए तो नेताजी का जन्मदिन जरूरी है। ये मुंबई के गोवंडी इलाके की तस्वीर है। ये भीड़ जुटी है इलाके के विधायक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के स्वागत में। तस्वीरें देखिए किस तरह अबू आजमी अपने समर्थकों के हुजूम के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। जश्न के लिए बाकायदा बग्घी पर जुलूस निकाली गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। तस्वीरें जब वायरल हुई तो महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू असीम आजमी समेत 18 लोगों के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र अब तक कोरोना की मार से उबर नहीं पाया है। पूरे प्रांत में डेल्टा वेरिएंट के 45,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें कई मरीज मुंबई के हैं।
ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना बेहद चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन अबू आजमी इस मामले में अकेले नहीं हैं। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। कल कानपुर के बिठूर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में ज्यादातर के चेहरे से मास्क नदारद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। ये तब हुआ जब कानपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू है। बिठूर की जनसभा से पहले अध्यक्ष का गंगा बैराज पर जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ भी वही नजारा दिखा। ये तस्वीर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की है। देखिए किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ा है। कल मौका हरियाली अमावस का था और आस्थावान लोगों की भीड़ बांके बिहारी के दर्शन को उमड़ पड़ी। न कानून का खौफ, न कोरोना का डर। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो यूपी में हालात सामान्य हो गए हों, जबकि यूपी में अभी भी धार्मिक स्थलों के भीतर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी है। बेशक कोरोना की लहर थम चुकी है, जनजीवन सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोरोना संबंधी पाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के लापरवाही भरे इस व्यवहार से डर पैदा होता है कि कहीं इसका खामियाजा फिर से देश को न भुगतना पड़े। आज तक ब्यूरो। आधा हिंदुस्तान नदियों के उफान से परेशान है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम राज्य जहां पर उफनती नदियों से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। उत्तर भारत की तमाम बड़ी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं या फिर उसे पार करने की ओर बढ़ रही हैं। यूपी की बात करें तो गंगा, यमुना और चंबल हो, या फिर बिहार में गंगा और गंडक हो, या फिर कोसी ही क्यों ना हो, या फिर मध्य प्रदेश की नदियों की बात कर ले जिसमें चंबल और सिंध, भारी बारिश के बाद बांधों से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। नदियों में उफान है और इसी वजह से शहर और गांव जलमग्न होते जा रहे हैं। तो बाढ़ की खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सैलाब के बीच किस तरीके से एक अलग अंदाज में एक नई तस्वीर सामने आई है। यूपी के कारागार राज्य मंत्री जयकुमार जैकी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। जयकुमार जैकी औरैया में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटते नजर आए। मंत्री जी राहत शिविर में बन रहे खाने का इंतजाम भी देखने पहुंचे और वहां पर जयकुमार बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रही सब्जी का जायजा लेने खुद पहुंचे और खुद ही सब्जी बनाने लगे। छोटी छोटी बातों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, परेशानी होगी। इन सबको देखते हुए जैसा आपका मन हो वैसा करना। हम लोग स्थायी समाधान शासन में कल समझ लो, हम लोग समीक्षा आज रात में डीएम साहब कर लेंगे, बात कर लेंगे। अगर ये पॉसिबल होगा कि ऐसा हो सकता है तो ये मान के चलना कि कल तक हम लोग इसका सब ड्राफ्टिंग जो भी एसडीएम साहब जैसे लिखा पढ़ी करना होगा करके भिजवाने की कोशिश करेंगे और सप्ताह भर में रिजल्ट भी आने की कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जी बढ़िया आदमी है, ठीक है ना, वो ये चाहते हैं कि लोगों का स्थायी समाधान हो। मैदानी इलाके जहां पर बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है और सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का है। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर बाढ़ ने अभी तक, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 24 लोगों की जान ले ली है और वहीं हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ की मार के आगे मध्य प्रदेश में जिंदगियां बेबस हो गईं। नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं।
और सैलाब सा बढ़ता पानी शहर शहर में कहर मचा रहा है। ये एमपी के राजगढ़ की तस्वीरें हैं। तांडव मचाती हुई लहरें जीरापुर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के साथ आई इस आफत का असर क्या हुआ, अब वो भी देखिए। बाढ़ का पानी घुसने से पूरा का पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। मकान डूब गए हैं। स्कूल के चारों ओर दरिया बन गया है। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि अब बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भी भर गया है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब विदिशा का हाल देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। तेज बहाव के साथ पानी सब कुछ बहा ले जाने की कोशिश में है और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। 3 अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बेहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मानसून आसमान से मुसीबत बरसा रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार ग्वालियर के चंबल संभाग पर पड़ी है। दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे हालात के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएं। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएं। बाढ़ और बारिश से एमपी के 1250 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 25,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच खुद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली कोशिश यही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे।
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश का संकट अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ऐसे में बाढ़ की मार के चलते ये संकट और भी गहरा सकता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, गुना, आज तक।